स्क्रीन पर आपको ये मासूम बच्ची दिख रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 11 साल की बच्ची ने वो कर दिखाया जिसे करने में बड़े से बड़े शातिर अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल इस छोटी बच्ची का अपहरण हो जाता है। पर ये कोई आम किडनैपिंग की कहानी नहीं है जहाँ विलन क्रूर होता है और पीड़ित बेबस। इस कहानी का अंत आते आते आपका दिमाग पूरी तरह घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ अपराधी आपको दुनिया के सबसे सीधे इंसान लगेंगे और ये मासूम बच्ची इतनी शातिर बन जाएगी कि आप दंग रह जाएंगे। तो बिना देरी किए मूवी स्ट्राइप में आज की ये कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी की शुरुआत एक बाजार से हुई जहाँ दो लोग अंडे बेचते दिखाई देते हैं। उनमें से एक लंगड़ा था जिसका नाम चांग था और दूसरा गूंगा जिसका नाम ताई। दोनों बहुत ईमानदार से अंडे बेचकर गुजारा करते, लेकिन दिन भर का काम खत्म होने के बाद दोनों एक बहुत ही खतरनाक और गैरकानूनी काम भी करते थे, जो कि था पैसों के बदले खून की गई लाशों को ठिकाने लगाना और क्राइम सीन से सारे सबूत भी मिटाना ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। उस दिन भी दोनों अपना यही काम कर ही रहे थे कि तभी एक गैंगस्टर का मैनेजर वहाँ आया और उसने चांग को एक नया काम सौंपा कि उन्होंने किसी को किडनैप किया है जिसे 2 दिनों तक छिपा कर रखना होगा। ये सुनकर चांग घबरा गया और मैनेजर को समझाने लगा कि उन्हें किडनैपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही 2 दिनों तक किसी को वो संभाल पाएंगे। चांग ने बार बार मना करने की कोशिश की, लेकिन जब मैनेजर गुस्सा होने लगा तो मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ा। इसके बाद अब दोनों ने उस दिन की लाश को दफनाया, लेकिन पूरे क्रियाक्रम के साथ। असल में चांग बहुत धार्मिक और दयालु इंसान था, इसलिए वो हर लाश को पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह दफन करता था। काम खत्म करके जब दोनों घर लौटने लगे तो रोज की तरह चांग ने ताई को रास्ते में उतारा। वही पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत सब्जियां बेचा करती है, जिसे दोनों हर दिन बिना पैसों के 5 अंडे देते थे। इससे पता चलता है कि वे दिल के बहुत अच्छे हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इसके बाद ताई साइकिल से अपने सुनसान और शांत घर चला गया और चांग अपनी गाड़ी से लौट गया। अब अगली सुबह दोनों हथियार लेकर उस जगह पहुंचे जहाँ किडनैप किए गए इंसान को रखा गया था, लेकिन अंदर जाते ही वो हैरान रह गए क्योंकि वहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक छोटी सी 11 साल की बच्ची बंधी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी उन्हें एक और चीज पता चली कि किडनैपर्स से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल उनका असली निशाना तो इस बच्ची का छोटा भाई था, क्योंकि वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन गलती से वो इस बच्ची को उठा लाए। अब मुसीबत ये थी कि बच्चे के पिता उसे छुड़ाने के लिए ज्यादा फिरौती देने को तैयार नहीं थे, जिससे गैंग का मैनेजर बहुत गुस्से में था। फिर भी वो कुछ न कुछ पैसे वसूलने चाहते थे, इसीलिए उसने बच्ची को 2 दिनों तक चांग और ताई के पास ही रखने का फैसला किया। चांग ताई से बच्ची को अपने घर रखने की गुजारिश करता है। ताई पहले तो तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि वो बच्ची की देखभाल नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी उसे अपना बचपन याद आया। जब वो छोटा था तब चांग ने ही उसे सड़क से उठाकर अपने बच्चे की तरह पाला पोसा था और कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही सोचकर ताई के मन में आया कि जब चांग उसके लिए इतना कुछ कर सकता है तो क्या वो सिर्फ 2 दिनों के लिए इस मासूम बच्ची का ध्यान नहीं रख सकता। आखिरकार ताई उस बच्ची को रखने को मान जाता है। इसके बाद दोनों उस बच्ची को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पता चला कि उसका नाम चोही है। चांग प्यार से उसे दिलासा देते हुए कहता है, बिल्कुल भी मत डरना बेटी, हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। जैसे ही तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आएंगे हम तुम्हें उनके पास छोड़ देंगे। ये सुनकर चोही सीधे पूछती है, क्या आप लोगों ने मुझे पैसों के लिए पकड़ा है? उसका ये सवाल सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने फिर बात घुमाकर उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया। अब चांग चोही को ताई के साथ भेज देता है और ताई चोही को अपनी साइकिल पर बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही बूढ़ी दादी दिखाई देती है जो हर दिन उसी पेड़ के नीचे सब्जियां बेचती। उसे देखते ही चोही अचानक जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन बूढ़ी दादी को लगा कि चोही शायद ताई की छोटी बहन है। वो उसे वापस ताई के पास ही भेज देती है। मजबूर होकर ताई भी उसे अपने साथ घर ले आया। अब तक चोही पूरी तरह समझ चुकी थी कि वो किडनैप हो चुकी है। अब घर पहुंचने पर चोही देखती है कि घर बहुत ही गंदा और बिखरा हुआ है। चारों तरफ मैले कपड़े और कूड़ा कचड़ा फैला है। तभी उसे कूड़े के ढेर के बीच से एक छोटी बच्ची उठकर बैठी दिखाई दी। उसे देखकर चोही को लगा कि शायद इस बच्ची का भी अपहरण हुआ है, लेकिन असल में वो बच्ची ताई की इकलौती छोटी बहन मून थी। वो रात चोही और मून किसी तरह एक साथ समय बिताकर गुजारती है। अगली सुबह चांग चाहता था कि चोही को घर में बंद करके दोनों अपने काम पर निकले,
लेकिन ताई के घर में सुरक्षा का ऐसा कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए मजबूरी में चूही को भी अपने साथ ले जाते हैं। जब दोनों अपने काम वाली जगह पहुंचे तो देखा कि टॉर्चर रूम में उनके मैनेजर को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया है। दरअसल गैंगस्टर को पता चल चुका था कि उसका मैनेजर उसे छिपकर बहुत सारे पैसे हड़प रहा था और उसने बच्ची के अपहरण का ये पूरा प्लान भी बिना गैंगस्टर को बताए अकेले ही बनाया था। चैंग धीरे धीरे घायल मैनेजर के पास जाता है और उसकी ऐसी हालत में भी पूछने लगा अब इस बच्ची का क्या करे, लेकिन मैनेजर कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी चांग और ताई पर आ गई और हमेशा की तरह दोनों अपने काम में जुट गए। लेकिन इस दौरान एक बहुत अजीब बात देखने को मिली कि चूही इन सब घटनाओं को बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से देख रही थी। उसे ना तो ज्यादा डर लग रहा था और ना ही वो घबराई हुई थी। इतना ही नहीं, जब चांग और ताई मैनेजर की लाश दफनाने लगे तब चूही भी उनकी मदद करने लगती है। आमतौर पर इतनी छोटी बच्ची ये सब देखकर बुरी तरह डर जाती, सहम जाती, लेकिन किसी अनजाने कारण से चूही को ये सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मैनेजर की मौत के बाद चांग समझ नहीं पा रहा कि अब चूही का किया क्या जाए, इसीलिए वो मजबूर होकर उस किडनैपिंग गैंग के असली लीडर से मिलने जाता है। वो अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल चलाता है ताकि किसी को उसके काले कारनामों पर शक ना हो। वहाँ पहुंचकर चांग उसे कहता है कि अब जब मैनेजर मर चुका है और गैंगस्टर को भी इस किडनैपिंग की कोई जानकारी नहीं है तो सबसे अच्छा यही होगा कि बच्ची को उसके माँ बाबा के पास वापस भेज दिया जाए। साथ ही हमने तय वादे के मुताबिक 1 दिन तक बच्ची की पूरी देखभाल की है, इसलिए हमारा मेहनत आना हमें दे दिया जाए। लेकिन चैंग की बात सुनते ही वो किडनैपर उल्टा उसी से $25,000 की मांग कर बैठा, क्योंकि मैनेजर ने किडनैपर से वादा किया था कि बच्चे के पिता से फिरौती मिलते ही वो उन्हें अपहरण की फीस के तौर पर $25,000 देंगे। लेकिन अब चूंकि मैनेजर मर चुका था इसलिए ये रकम चांग को चुकानी होगी और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो बच्ची को मानव तस्करों यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेचकर अपनी रकम वसूल कर लेंगे। ये सुनकर चांग बड़ी मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि वो किसी भी हाल में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता था, लेकिन वो मासूम चूही को तस्करों के हवाले भी नहीं करना चाहता। चांग चूही को घर ले आया और अब उससे उसके पिता के नाम एक चिट्ठी लिखवाई। चिट्ठी में लिखवाया गया कि किडनैपर उस पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द फिरौती देकर उसे छुड़ा ले। इसके बाद किडनैपर्स की मदद से वो चिट्ठी चूही के पिता तक पहुंचा दी गई। लेकिन करीब 7 दिन बीत जाने के बाद भी चूही के पिता की तरफ से कोई खास जवाब नहीं आया। इस बीच ताई के साथ रहते रहते चूही जैसे उसी के परिवार का हिस्सा बन गई। वो ताई की छोटी बहन मून के साथ बहुत प्यार से रहती और स्कूल में सीखी हुई अच्छी आदतें, शिष्टाचार व साफ सफाई उसे भी सिखाने लगी। वो मून को साफ सुथरी रखती, उसके कपड़े तय करती और उसे अच्छे मैनर्स की सीख देती। धीरे धीरे वो ताई को भी अपना बड़ा भाई मानने लगी। इतना ही नहीं, चूही कई बार चांग और ताई के साथ काम पर भी जाने लगी और लाशों को दफनाने में उनकी मदद भी करती। ये सब देखकर ताई के मन में चूही के लिए गहरा अपमान बोध जागा और उसे अपनी सगी बहन की तरह प्यार करने लगा। कई दिन और गुजर गए। एक दिन चांग चूही और मून के लिए तरह तरह के खाने, खिलौने और एक कैमरा लेकर ताई के घर आया। उस दिन सब ने मिलकर खूब खुशियां मनाई और साथ बैठकर खाना खाया। बाद में चांग और ताई देर तक बातें करते रहे। चांग ने बताया कि किडनैपर्स की चूही के पिता से बात हो गई है और अगले दिन वो फिरौती के पैसे देने आ रहे हैं, जिसे लेने के लिए खुद चांग को जाना होगा। हालांकि वो इस दलदल में और नहीं फंसना चाहता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं। लेकिन जाने से पहले उसने ताई से कहा, अगर अगले दिन दोपहर 12 बजे तक मैं वापस ना लौटूं तो तुम चूही को मानव तस्करों के पास ले जाना। ऐसा करने से जो रकम वो देंगे उससे किडनैपर्स के साथ साथ कुछ हिस्सा उन्हें भी मिल जाएगा। इतना कहकर चांग वहाँ से चला गया। उस रात ताई को बिल्कुल नींद नहीं आ रही। चूही हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी, ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। अगली सुबह चांग बताए गए पते पर फिरौती की रकम लेने पहुंचा। वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। काफी इंतजार के बाद एक आदमी उसके सामने एक बैग रखकर चला गया, जिसे पैसों का बैग समझकर चांग तुरंत वहाँ से निकलने लगा। लेकिन रास्ते में भीड़ देखकर वो इतना घबरा गया कि उसे हर आदमी पुलिस वाला दिख रहा था। इसी हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों के साथ नीचे आ गिरा। सिर पर गहरी चोट लगने के बावजूद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वो दोबारा जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उधर ताई बहुत देर तक चांग को फोन करता रहा, लेकिन कोई भी संपर्क न होने पर वो समझ गया कि चांग के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसीलिए उसकी आखिरी बात मानते हुए वो चूही को लेकर मानव तस्करों के अड्डे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि दुनिया की नजरों से बचने के लिए
वो लोग बाहर से एक मुर्गी फार्म चलाते हैं, लेकिन अंदर अलग अलग इलाकों से अगवा किए गए छोटे छोटे बच्चों को नशीली इंजेक्शन देकर बेहोश रखा गया था। जब ताई चोही को वहाँ छोड़कर जाने लगा तो बेबस होकर चोही ने उससे बार बार पूछा, क्या तुम सच में मुझे यही छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम मुझे कभी लेने नहीं आओगे? ये सुनकर तो ताई का दिल पूरा टूट गया। उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अपने उस्ताद चांग के आखिरी हुक्म निभाते हुए वो भारी मन से चोही को वहीं छोड़कर घर लौट आया। घर लौटने पर अब उसका मन बिल्कुल कहीं नहीं लग रहा। उसे बार बार महसूस होने लगा कि उसने एक मासूम की जिंदगी तबाह कर दी है। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था, इसीलिए वो इस बात का बोझ सह नहीं पाया और आखिरकार अपनी साइकिल उठाकर दोबारा मानव तस्करों के अड्डे की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तब तक मानव तस्कर सभी बच्चों को एक गाड़ी में बिठाकर भाग रहे थे। उसे किसी भी कीमत पर उस गाड़ी को रोकना होगा। वो चलती गाड़ी की खिड़की से अंदर कूद गया और ड्राइवर से भिड़ गया। लड़ाई के दौरान उसने ड्राइवर का हाथ तोड़ा और उसे गाड़ी से नीचे फेंककर खुद गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद वो सभी बच्चों को लेकर एक भीड़ भाड़ वाली दुकान के सामने पहुंचा, जहां उसने बाकी बच्चों को लोगों के बीच सुरक्षित छोड़ दिया और चोही को अपने साथ लेकर घर वापस लौट आया। घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद चोही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि मानव तस्करों ने उसे तरह तरह की नशीली दवाइयां दी थी। उसकी हालत देखकर वो तुरंत दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर की तरफ भागा। उधर अब कुछ देर बाद चोही को होश आया। उसे जगह देखकर मून उसके साथ खेलने की जिद करने लगी। तबीयत थोड़ी ठीक लगने पर चोही भी मून के साथ लुका छुपी खेलने लग गई। लेकिन ताई का घर जंगलों और सुनसान मैदानों से घिरा हुआ था और चोही के उस इलाके से पूरी तरह अनजान होने के कारण वो छिपने के चक्कर में बहुत दूर निकल गई और एक बड़े मैदान के बीच रास्ता भटक गई। इधर ताई जब दवा लेकर घर लौटा और जूही उसे कहीं नहीं दिखी तो वो घबरा गया। वो चारों तरफ उसका नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढते ढूंढते शाम हो आई और अंधेरा छा गया। उधर अंधेरे में डरी हुई चोही इधर उधर भाग रही थी कि तभी उसकी मुलाकात शराब के नशे में धुत एक आदमी से हुई। चोही ने उसे मदद मांगते हुए कहा, प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। लेकिन वो आदमी डरावनी हंसी हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं खुद ही एक पुलिस ऑफिसर हूँ। उसे ऐसी हालत देखकर चोही बुरी तरह डर गई और किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर जंगल की तरफ भागी। किस्मत से रास्ते में उसे ताई मिल जाता है। ताई को देखते ही चोही की जान में जान आई और वो उसके गले जाकर लग गई। दोनों वापस घर लौट आए, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि वो शराबी आदमी सचमुच ही एक पुलिस ऑफिसर था। चोही की डरी हुई हालत देखकर उसने एक महिला पुलिस अधिकारी को वहां बुला लिया और फिर दोनों उस बच्ची को ढूंढने के लिए आसपास के इलाकों की तलाशी लेने लगते हैं। क्योंकि उस सुनसान मैदान में बहुत ही कम घर थे, इसलिए थोड़ी ही देर में वो महिला पुलिस अधिकारी ताई के घर तक पहुंच गई। उस वक्त चोही घर के बाथरूम के अंदर थी और ताई बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि चोही अंधेरे में अकेले बाथरूम जाने से डरती है। लेकिन तभी वहाँ महिला पुलिस अधिकारी आ गई और वो ताई के बर्ताव को ध्यान से देखने लगती है। उसे उसकी हरकतों पर शक होने लगा। जैसे ही वो सवाल जवाब शुरू करती है, ताई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डर के मारे वो अपना आपा खो बैठा और खुद को बचाने के चक्कर में गलती से पुलिस अधिकारी से हाथापाई कर बैठा। दुर्भाग्य से इस धक्का मुक्की में महिला पुलिस अधिकारी जमीन पर गिर गई। उसके सर पर इतनी गंभीर चोट आई कि वो वहीं मारी जाती है। ये देखकर ताई जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगती है, क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, पर उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो हमेशा गलत लोगों और गलत कामों के बीच फंस जाता। चोही ताई को इस तरह रोते देख समझ जाती है कि ताई को अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। ऐसे मुश्किल वक्त में चोही खुद ताई के पास एक फावड़ा लेकर आती है और बोली, अब हमें इस लाश को छिपा देना चाहिए। दोनों मिलकर पूरी रात उस महिला पुलिस अधिकारी को जमीन में दफनाते हैं। उसी रात ताई ने एक बड़ा फैसला किया कि वो अगले ही दिन चोही को उसके स्कूल के पास छोड़ देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी भी उसकी तरह अपराध और दुखों के दलदल में फंसे। दूसरी तरफ यहाँ अगली सुबह किडनैपर्स को खबर मिल गई कि ताई चोही को लेकर भाग गया है और बाकी बच्चों को भी मानव तस्करों के चुंगल से छुड़ा लिया गया है। क्योंकि किडनैपर्स उसे नहीं पहचानते थे, इसीलिए पहले वो उस मानव तस्कर से मिलने जाते हैं जिसका हाथ ताई ने तोड़ा था। उस आदमी ने उन्हें ताई का पूरा हुलिया बताया और बताया कि वो पास के ही किसी गांव में रहता है। अब किडनैपर लोगों से पूछ पूछ कर आखिरकार ताई के सुनसान घर तक पहुंच जाते हैं। उधर अपने फैसले के मुताबिक ताई चोही को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल चुका था और उसी वक्त किडनैपर भी उसके घर पहुंचे, जहां उन्हें ताई की छोटी बहन मून दिखाई देती है। घर के अंदर रखा खरगोश का मुखौटा देखकर उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यही ताई का घर है, क्योंकि किडनैपिंग के वक्त चोही ने वही मुखौटा पहना हुआ था।
चोही को वापस पाने की उम्मीद में किडनैपर मून को चॉकलेट का लालच देकर अगवा करने लगता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलने वाले होते हैं, उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहाँ मिट्टी के अंदर से किसी का हाथ हिल रहा था। वो जल्दी जल्दी कब्र खोदते हैं और देखकर हैरान हो गई कि वही महिला पुलिस ऑफिसर मरी नहीं थी, बल्कि पिछली रात वो सिर्फ बेहोश हुई थी। होश में आते ही उसने उन अपराधियों पर हमला कर दिया। पुलिस की वर्दी देखकर किडनैपर घबरा जाते हैं और फौरन ताई की बहन को वहीं छोड़ अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। उधर ताई चोही को लेकर उसके स्कूल पहुंच चुका था। जैसे ही चोही ने अपनी क्लास टीचर को देखा, वो तुरंत ताई का हाथ छुड़ाकर अपने टीचर के पास भागकर चली गई। लेकिन इसके बाद जो उसने कहा, उसकी कल्पना ताई क्या आप भी नहीं कर पाएंगे। चोही अपनी टीचर से कहती है, इसी आदमी ने मुझे किडनैप किया था। ये सुनते ही ताई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हमेशा उसकी रक्षा करने वाले के साथ चोही ऐसा कैसे कर सकती है। तभी टीचर भी जोर जोर से चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाने लगी। अपनी जान बचाने ताई वहाँ से भागता है। दौड़ते दौड़ते वो फूट फूट कर रो रहा होता है और इसी भावुक मोड़ के साथ फिल्म की मुख्य कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन यहीं पर कहानी के कई बड़े राज भी खुलते हैं और हमें समझ में आता है कि चोही ने बहुत पहले से ही उनके जंगल से भागने का ये पूरा प्लान बना कर रखा था। जब चोही को पहली बार अगवा करके ताई और चांग के पास लाया गया था, तभी उनकी बातें सुनकर उसे समझ में आ गया था कि ये लोग असली गैंगस्टर नहीं है, बल्कि दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी से उसने फैसला कर लिया था कि अगर वो इन लोगों के साथ प्यार और समझदारी से रहेगी तो एक न एक दिन उसे भागने का सही मौका जरूर मिल जाएगा। इसी वजह से वो हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करती रही ताकि वो उसके साथ कोई जुल्म या बुरा बर्ताव ना करे। वो अच्छी तरह जानती थी कि शायद उसके माँ बाप उसे इतना प्यार नहीं करते कि उसे छुड़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते। तो अगर इस मुसीबत से उसे बचना है तो खुद का ही कोई रास्ता निकालना होगा। वो ये भी जानती थी कि ताकत के दम पर वो इन दोनों आदमियों का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, इसलिए उसने हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लिया। वो सही मौके का इंतजार करती रही और इस बीच उसने कई बार भागने की कोशिश भी की। जब वो मून के साथ लुका छुपी खेल रही थी, तब भी उसका असली इरादा भागने का ही था और कहानी के आखिर में उसने मौके का फायदा उठाया और खुद को बचाने के लिए ताई पर अपहरण का आरोप लगा दिया। लेकिन कहानी ये हिस्सा भी दिखाती है कि चोही के दिल में कहीं न कहीं ताई के लिए सम्मान और अपनापन पैदा हो चुका था। शायद यही वजह थी कि फिल्म के बिल्कुल आखिर में जब चोही की माँ उसे वापस घर ले जाने आती है, तब उसके चेहरे पर वो सच्ची खुशी दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, ये फिल्म हमें एक बहुत ही अजीब और उलझे हुए मनोवैज्ञानिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। इस फिल्म को देखने के बाद अच्छे और बुरे के बीच का अंतर पूरी तरह धुंधला हो जाता है। एक तरफ ताई और चांग है जो भले ही लाशों को ठिकाने लगाते और किडनैपिंग जैसे अपराध करते हैं, लेकिन दिल के इतने साफ है कि एक बच्ची की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ चोही है जो शायद स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार लगती है, जहाँ एक बंधक को अपने ही किडनैपर से लगाव हो जाता है। वो ताई के परिवार में खुश भी दिखती है क्योंकि उसके अपने परिवार में बेटे को ज्यादा लाड प्यार मिलता था, जो हमारे समाज की पुरुष प्रधान सोच को दिखाती है। लेकिन अंत में चोही अपनी भावनाओं को किनारे रखकर खुद को बचाने का प्रैक्टिकल और चौंकाने वाला फैसला लेती है। अब ये कहानी ऑडियंस के विवेक पर छोड़ दी जाती है कि वो किसे सही माने और किसे गलत। फिल्म का आखिर भले ही दिल तोड़ने वाला था, लेकिन यह जिंदगी की कड़वी सच्चाई को बखूबी दिखाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ताई और चांग सचमुच अपराधी थे या वे भी हालतों के शिकार थे? और क्या चोही ने आखिर में जो किया वो सही था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर करें जिससे हम बाकी लोगों तक भी पहुँच पाए। जल्द मिलूंगी आखिरी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।